जय हिंद 7th क्लास। आज थर्सडे है और आज हिंदी का डे है और आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3। उम्मीद है सभी ने जो मैंने पहले काम दिया था सब बच्चों ने बुक में कॉपी में अपनी कर लिया होगा और बुक का काम बुक में। बेटा ये कहानी है प्रेमचंद जी की द्वारा लिखी हुई कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, बड़े घर की बेटी। इसमें बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के ज़मींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब, मंदिर जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल है, उन्हीं के कीर्ति संबंध की, यानी कि एक समय उनके पास इतना पैसा था कि उन्होंने गांव में मंदिर, तालाब आदि भी बनवाए थे, लेकिन आज वो उनकी मरम्मत कराने के भी हालात में नहीं है। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों की भेंट कर चुके हैं। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ और उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग से बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा पूरा मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध सवेरे उठकर पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दिशा बिल्कुल विपरीत थी। नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बीए के उन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया। श्रीकंठ ने इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी ना थे, बल्कि वे बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। दशहरे के दिनों में बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी का पात्र का अभिनय करते। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे, यानी कि वो चाहते थे कि जो भी व्यक्ति हो वो जॉइंट फैमिली में ही रहे। आजकल स्त्रियों की कुटुंब से मिल जुल कर रहने की जो रुचि होती है, उसे वे जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक मानते हैं। यही कारण है कि गांव की लल्लाएं उनकी निंदक थी। लल्लाएं होती हैं स्त्रियां। कुछ तो उन्हें अपना शत्रु ही मानती थी और स्वयं उनकी पत्नी भी को इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसके अपने सास ससुर या देवर आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा है कि यही अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। तो ये दोनों पति पत्नी के अलग अलग विचार थे। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके पिता एक छोटी सी रियासत के तालुकदार थे। विशाल भवन, 1 हाथी, 3 कुत्ते, बाज, झाड़, फूनस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी, ऋण जो कि एक प्रतिष्ठित तालुकदार के भोग्य पदार्थ हैं, वे सभी विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह उदारचित्त। नेक्स्ट पेज है हमारा, पेज नंबर 23। प्रतिभाशाली पुरुष थे। बड़े दुर्भाग्य से लड़का एक भी ना था। आनंदी चौथी लड़की थी। वे अपनी सभी बहनों में अधिक रूपवती गुणवती थी। उसके ठाकुर भूप सिंह से उसने बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें। ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, ना ये चाहते थे कि उससे अपने भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। भूप सिंह को उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग देखा तो कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम को उसने बचपन से आदत पड़ी हुई थी, यह नाम मात्र को भी ना थी। हाथी घोड़ों का तो क्या ही कहना, कोई सजी हुई सुंदर बहेली तक ना थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी कि वहाँ बाग कहाँ जहाँ वो सैर करती। मकान में खिड़कियाँ तक ना थी, न ज़मीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े दिनों में ही उसे अपनी नई परिस्थितियों के ऐसा अनुकूल बना लिया कि मानव विलास के समान कभी देखे भी ना थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लाए और भाभी से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में पाव भर घी भी ना था। बड़े घर की बेटी की फायद को क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था। बोली, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? नंदी ने कहा, सारा घी मांस में पड़ गया।
लाल बिहारी ने अभी परसों ही तो घी आया है, इतनी जल्दी उठ गया। आनंदी ने उत्तर दिया, आजकल तो कुल पाव भर ही रहा होगा, मैंने मांस में सब डाल दिया। नेक्स्ट पेज। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह के क्षुधा से बावला। क्षुधा माने क्या होता है? भूख। जब भूख लगी होती है तो उस व्यक्ति को और भी गुस्सा आ रहा था। अब जैसे ही उसने ये सुना, उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। ज़रा सी बात तिनक जाता है। लाल बिहारी को भाभी की यह मिठाई बहुत ही बुरी मालूम हुई। तुनक कर बोला, मैके में तो घी की नदियाँ बहती हैं। सब स्त्रियाँ गालियाँ सह लेती हैं, पर मान भी सह लेती हैं, पर उसे मैके की निंदा नहीं सही जाती। आनंदी ही मुंह फेर कर बोली, हाँ, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी नित्य नाई का हार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया और थाली उठाकर पटक दी। जी चाहता है जीभ खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो उठा। वे होते तो आज इसका मज़ा चखाते। अब अनपढ़ और जड़ लाल बिहारी से रहा ना गया। उसने खड़ाऊँ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंक कर मारी, जिससे गुमान पर फूली हुई हो ना, उसे भी देख लूँगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊँ रोकी, सिर बच गया, उंगली में काफ़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और सम्मान, मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल पर पुरुष बल का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार का घर आया और बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी। 2 दिन तक कोप भवन में ही रही, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। श्रीकंठ की बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वे नियमानुसार संध्या समय घर लौट आए और बाहर आकर बैठकर कुछ इधर उधर की बात करने लगे। कुछ देश काल संबंधी गांवों के भद्र पुरुषों की इन बातों में आनंद मिलता था और आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आ गया, पंचायत उठ गई और एकांत में हुआ तो लालबारी ने कहा, भैया आप ज़रा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बैनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी। हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं है कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी बोला, वे बड़े घर की बेटी है तो अब हम भी तो कोई कर्मी कुहार नहीं। आखिर बात क्या है? कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ रही हैं। मैके के सामने हम लोगों को तो कुछ समझती ही नहीं। बहुत प्रसन्न है, पर तुम्हें ने आजकल घर में क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरी चढ़ गई। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी। जिसने यह तुम्हें आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। इतनी गर्म क्यों होती हो? पहले बात तो कहो। क्या कहूँ? मेरे भाग्य का फेर है। नहीं तो एक गंवार छोकरा, एक चपरासी गिरी करने वाला शोर मुझे खड़ाऊं से मार कर यूं ना करता। सब हाल साफ साफ कहो। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे मांस पकाने को कहा। हांडी में पाव भर घी से अधिक न था। मैंने सारा मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी बात पर मेरे मैके को भला बुरा कहने लगा और मुझसे रहा ना गया तो मैंने वहाँ कह दिया कि वहाँ तो इतना घी नाई का हार खा जाते हैं। बस किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात ने उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से ना रोकती तो सिर फट जाता। उसी से पूछ लो, मैंने जो कुछ भी कहा है वह सच है या झूठ? श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का साहस? आनंदी स्त्रियों की स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों में रहते हैं। श्रीकंठ धैर्यवान शांत पुरुष थे। उन्होंने कदाचित ही क्रोध आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों को क्रोध की अग्नि का काम करते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे, उद्विग्नता की पलक में रहे। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाके बोले, दादा मेरा अब इस घर में निर्वाह नहीं होगा। इस तरह विद्रोहपूर्ण बातें करने से अच्छा है कि श्रीकंठ सिंह ने कितनी ही बार अपने परिवार मित्रों को ये बताया, परंतु दुर्भाग्य से आज वे स्वयं इस बातें अपने मुंह से कहने लगी और दूसरों का उपदेश देना ही कितना सहज है। बैनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ सिंह बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है। आपके घर में सब अन्याय और श्रीकंठ
और हठ का प्रकोप है। जिसको बड़ों का सादर आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। दूसरे का नौकर ठहरा घर पर ही रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे पीछे स्त्रियों पर खड़ा हूँ और जूतों की बौछारें की जाती हैं। कड़ी बात तक ही हो तो चिंता नहीं, कोई एक दो कह दे तो यहाँ तक कि मैं सह सकता हूँ, किंतु बेनी माधव सिंह किंतु कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लातें घुसे पड़े और मैं मुंह न खोलूं। बेनी माधव सिंह ने कुछ जवाब ना दे सके। बेनी माधव सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान हो, ऐसी बातें क्यों करते हो? स्त्रियां इस तरह से घर का नाश कर देती हैं, पर तुम्हें बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकंठ ने उत्तर दिया, इतना मैं जानता हूँ। मैं सिर्फ आपके आशीर्वाद में ऐसा मूर्ख नहीं हूँ कि आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इस गांव में कई घर संभाले गए हैं। जिस पर स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता है, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय पशुवत व्यवहार नहीं देख सकता, असहाय है। आप सच मानिए, मेरे लिए कुछ भी कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ भी दंड नहीं दिया। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बात और न सुन सके। लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, जब कभी भूल चुको उसके कान पकड़ो। लेकिन लाल बिहारी को मैं अपना भाई मानती हूँ। स्त्री के पीछे जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब के लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकारना चाहते। लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच गांव में कई और सज्जन हुक्म चिल्ले के बहाने आ गए। स्त्रियां भी सुन सुन के श्रीकंठ सिंह की पत्नी से लड़ने को तैयार है। तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ, मतलब लोगों को तो खुशी हो रही कि चलो, अभी तक तो ये सब के लिए बोलते थे कि हमें जॉइंट में रहना चाहिए या वो घर नहीं तोड़ने चाहिए। आज ये खुद ही अपने पिता से अपने से अलग होने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें अब मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। बेनी माधव सिंह ने पुचकारा, बेटा बुद्धिमान है, लोगों की मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देना। बेनी माधव सिंह हमसे जो भी कुछ भूल हुई हो उसके लिए क्षमा करो। श्रीकंठ ने आवेश में आ गया और बोला, उसकी दुष्टता को मैं कदापि नहीं सफल काफी नहीं कर सकता। वही घर में रहेगा, मैं ही। आपको यदि अधिक प्यारा है तो आप मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हो तो उसे कहिए कि वो यहाँ से चला जाए, बस ये मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर खड़ा सब कुछ सुन रहा था। श्रीकंठ को बहुत आदर देता था, बस कभी इतना साहस न हुआ कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए या हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी बहुत लिहाज ना करता था जितना बड़े भाई का। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने उसे कभी घुड़का तक ना था। जब तक इलाहाबाद से आते थे तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा के दी थी। पिछले साल उसे अपने ड्योढ़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया था, तो उससे पुलकित अखाड़े में ही जाकर उससे गले से लगा लिया और 5 रुपए के पैसे लुटाए। ऐसा भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी गलानी हुई। फूट फूट कर रोने लगा। इससे संदेह नहीं कि वह अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले भी उसकी छाती धड़कती थी कि देखो भैया क्या कहते हैं, उनके सम्मुख कैसे चाहूँगा, उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया उसे बुलाकर समझा देंगे। आशा के विपरीत आज उन्होंने कठोरता की मूर्ति बने हुए हैं। वह मूर्ख था परंतु उसका मन कहता है कि भैया उसके साथ अन्याय कर रहे हैं।
यदि श्रीकंठ उससे अकेले में बुलाकर चार चार कड़ी बातें बोल देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते तो उसे दुख न होता। भाई का यह कहना कि मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ, इससे लाल बिहारी से सहन आ गया। वह रोता हुआ आया और कोठरी के सामने कपड़े पहने आंखें पोंछी और जिससे कोई यह समझ पाए कि वह रो रहा था, कोई यह न समझे कि वह रो रहा था। उसके उपरांत वह आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी, भैया से निश्चय किया है कि वे मेरे साथ घर में ना रहेंगे। अब वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो अपराध हुआ उसके लिए क्षमा करें। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए नंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ भी आंखें लाल किए बाहर आए। भाई को खड़ा देख घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो कोई परछाई से दूर भागना चाहते हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन मन में दृढ़ता थी कि उसके स्वभाव से वह दयालु थी। उसने तनिक ध्यान से सुना और बात इतनी बढ़ जाएगी, यह मन में पति को झुंझला रहे थे कि ये इतने गर्म क्यों होते हैं। जब उसने लाल बिहारी को देखकर कि मुझसे जो अपराध हुआ है क्षमा करना, उसका जरा सा क्रोध भी पानी पानी हो गया। रोने लगी और मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त कोई वस्तु नहीं है। मतलब जब उसने देखा कि अब तो मेरा भाई भी मुझसे नहीं बोल रहा, वो भी यही चाहते हैं कि या तो वो रहे यहाँ पे या मैं रहूँ। वो सीधा, पहले उसको लगा कि ठीक है, अगर वो भैया को बात करेंगे भी तो भैया मुझे थोड़े से डांट देंगे या थोड़ी बातें सुना देंगे और बहुत ही हुआ तो एक थप्पड़ मार देंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसा हुआ नहीं। उनके भैया ने तो उनसे बात करने से ही इनकार कर दिया और साथ साथ अपनी पत्नी से ये बोला कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। तब उन्होंने क्या कहा कि चलो मैं भाभी से ही जाकर माफ़ी मांगता हूँ अपने किए की, शायद वो भैया को अलग होने से रोक दे। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बहादुर बहुत रो रहे हैं तो मैं क्या करूं? भीतर बुला लो। मेरी जीभ में आग लगी जो मैंने ये झगड़ा उठाया। मैं नहीं बुलाऊंगा, पछताओगे। उन्हें गलानी हो गई। ऐसा ना हो कहीं चल दे। श्रीकंठ सिंह ना उठे। उतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो। वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अपना मुंह ना दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना क्या लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी से पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भर बोला, मुझे जाने दो। कहाँ जा रहे हो? जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। मैं नहीं जाने दूंगी। मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। तुमने मेरी सौगंध। अब एक भी पग बाहर मत निकालना। जब तक मुझे यह मालूम ना हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं यहाँ कदापि न रहूँगा। श्रीकंठ का हृदय पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने भी सिसकते हुए कहा, भैया, अब कभी मत कहिएगा कि नहीं जाऊँगा। श्रीकंठ के रुंधते गले में आया, लल्लू, इस बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर यह अवसर ना आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देख पुलकित हो गए और बोले, बड़े घर की बेटियां ऐसी होती हैं जो बिगड़ता हुआ काम बना देती हैं। गांव में जिसने भी यह वृत्तांत सुना, उसी के शब्दों से आनंदी की उदारता का सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं कि अगर वो चाहती तो गुस्से में थी, वो पति को भी कुछ और भी कह सकती, लेकिन उसके मन में भी बहुत उदारता थी और वो खुद भी परिवार के साथ रहना चाहती थी। इसलिए उसने अपने पति से कहा कि उसे माफ़ कर दो और आप यहीं रहो। अब नेक्स्ट पेज आपका शब्दार्थ और कठिन शब्दों का है। उसे आपने अपनी कॉपीज़ में करने, कठिन शब्द भी और शब्दार्थ भी, और किसी भी बड़े से उसकी सुलेख लेनी है, श्रुतलेख लेनी है, और इसकी सुलेख भी आपको अपनी अपनी कॉपीज़ में करनी है। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड डे।